Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 25th of November 2022. तो गाइज आज है तारीख 25 नवंबर 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है मलेशिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, Which of the following are the indicators used by IFPRI to compute the Global Hunger Index report? इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल सरल कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को जब हम लोग तैयार करते हैं तो कौन कौन से इंडिकेटर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको 3 इंडिकेटर्स दिए गए हैं, अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन तीनों इंडिकेटर्स में से किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को तैयार करते वक्त। अब नीचे हम लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों इंडिकेटर्स में से कौन से इंडिकेटर हो सकते हैं। ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 and 3 ओनली, ऑप्शन C तीनों ही हो सकते हैं, या फिर ऑप्शन D 1 and 3 ओनली। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। देखो यहाँ पर आता है पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कल मैंने आप लोगों को जलीकट्टू केस के बारे में समझाया था। देखो जलीकट्टू क्या है, जलीकट्टू बेसिकली यहाँ पर एक स्पोर्ट है, ठीक है ना, एक स्पोर्ट है जो कि यहाँ पर कहाँ पे प्ले किया जाता है, तमिलनाडु के अंदर। अब इस स्पोर्ट के अंदर होता क्या है, जो बुल होता है ना उसको यहाँ पे बलपूर्वक यानी कि फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्पोर्ट को बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बुल्स हैं, जो एनिमल्स का इस्तेमाल हो रहा है इस स्पोर्ट के अंदर, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था, उसके बाद से यहाँ पर एक केस लगातार चल ही रहा है, क्योंकि तमिलनाडु का कहना यहाँ पर यह है कि देखो ये हमारी एक कल्चरल एक्टिविटी है, हमारा ये कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है। साल 2000 लगभग 2000 साल हो चुके हैं इसको प्ले करते करते, और अभी भी यहाँ पर इतना समय हो चुका है। लेकिन अब इसके ऊपर एकदम से बैन लगा देना ये हमारे कल्चर के खिलाफ जा रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर तमिलनाडु का स्टेटमेंट निकल कर आता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसके ऊपर अभी के लिए बैन ही रहने दिया है। ये केस अभी भी यहाँ पर पेंडिंग है, ये केस अभी भी चल रहा है। आने वाले समय में इसके बारे में डेफिनेटली बहुत सारी चर्चा हो सकती है, तो ध्यान से आप लोग को इस टॉपिक को पढ़ते हुए चलना है। अब आज के समय पर यानी आज की तारीख में जो आर्टिकल है ये क्या बोलता है इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना यह है कि देखो जो भी एनिमल्स का इस्तेमाल हो रहा है ना यहाँ पर, और उन एनिमल्स के ऊपर जो क्रुएल्टी दिखाई जा रही है यानी कि निर्दयता दिखाई जा रही है, अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। इनफैक्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मेंशन किया कि देखो जो भी हमारे गली के डॉग्स होता है ना उनको मार दिया जाता है, उनको मारा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये उन डॉग्स की जो लाइफ है उसके अगेंस्ट में जा रहा है। जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं इनको हमें अपने फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बोला है ना। दोस्त की तरह ट्रीट करो, ब्रदर्स की तरह ट्रीट करो, है ना। जैसा यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के साथ में ट्रीट करते हो वैसे यहाँ पर इन जानवरों के साथ में ट्रीट करो। लेकिन स्पोर्ट में या फिर कोई एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए सर्कस के अंदर आप देखोगे तो इस प्रकार से आप इस्तेमाल करते हो वहाँ पे जानवर का, उसके पीछे उस जानवर की पिटाई बहुत होती है, उसको बहुत मारा जाता है, ट्रेन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर बैन करी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बात बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक बात और बोली
कि आप बॉक्सिंग का ही केस ले लो, है ना। बॉक्सिंग में क्या होता है, जब यहाँ पे बॉक्सिंग करवाते हो आप ह्यूमंस के बीच में, तो उसमें बहुत पेन होता है ना। इनफैक्ट यहाँ पर इंसान की जान भी चली जाती है। तो लेकिन यहाँ पे ह्यूमंस को एक ट्रीटमेंट तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आप एनिमल्स के साथ में इस प्रकार से काम कर रहे हो, एनिमल्स को यहाँ पे ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, फोर्सफुली। और इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग स्पोर्ट्स हो रहे हैं या फिर एंटरटेनमेंट हो रहा है, जिससे कि यहाँ पर उन जानवरों को बहुत ज़्यादा चोट लग रही है, पेन हो रहा है। अब वो जानवर किसी से कह भी नहीं सकते, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो केस है ये जानवरों के लिए और ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह सकते हो कि, सामने रखी हुई है। तो अभी केस जारी है, आने वाले समय पर और भी ढेर सारे इसके ऊपर आर्टिकल्स आते रहेंगे, तो मैं कवर करता रहूँगा। बट अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट क्या था वो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया। तो क्या आर्टिकल इतना इनफ था? देखो, आर्टिकल इतना इनफ नहीं था। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस आर्टिकल के रिगार्डिंग एक और आर्टिकल है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। हालांकि वो इंडियन एक्सप्रेस का है, लेकिन वो बहुत न्यूज़ में है। मैं आपको वो आर्टिकल भी दिखाता हूँ। जब भी हम लोग यहाँ पर एनिमल्स की बात करते हैं ना, एनिमल्स को बचाने की, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स करके हमारे पास में एक एक्ट है। यानी कि एनिमल के प्रति जो निर्दयता दिखाई जा रही है उसको रोकने के लिए एक एक्ट है हमारे पास, जो कि किसी भी इंसान को पनिशमेंट दे सकता है अगर वो किसी जानवर को परेशान कर रहा है, उसको मार रहा है तो, है ना। तो वो जो एक्ट है उसके अंदर अभी रिसेंटली एक बदलाव करने की कोशिश की गई है। तो वो एक दूसरी न्यूज़ है जो कि आप कह सकते हो आज के समय पर लगातार ट्रेंड कर रही है। तो वो भी आपको साथ ही साथ पता होना चाहिए। मैं आपको एक बार आर्टिकल दिखाता हूँ। देखो, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और ये बेसिकली कल का ही आर्टिकल है। आर्टिकल के अंदर क्या मेंशन किया गया है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। ये हमारे पास में ऑलरेडी एक एक्ट है जो कि अगर कोई पर्सन जानवर के प्रति निर्दयता दिखाता है, उसको मार देता है या फिर कुछ इस प्रकार से इनह्यूमन एक्टिविटी दिखाता है, तो उसके प्रति यहाँ पे उसके अगेंस्ट में कुछ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में ऑलरेडी एक्ट है। बट हुआ क्या, यहाँ पे रिसेंटली इस एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करने के बारे में चर्चा की गई है। एक ड्राफ्ट लेकर आया गया है, एक अमेंडमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। तो वो जो अमेंडमेंट है, वो जो चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो एक अलग से आर्टिकल है, मैं इसी के साथ में ज्वाइन करके डिस्कस कर दे रहा हूँ, आपको इसी में पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस आर्टिकल की आपको ये नीचे देखने को मिलेगी। तो ये जो बिल लेकर आया जा रहा है ना, इस बिल का नाम क्या है, ड्राफ्ट प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल अमेंडमेंट बिल 2022। मतलब इन जानवरों को निर्दयपना से बचाने के लिए हमारे पास में ऑलरेडी एक एक्ट था, है ना। तो उसी के अंदर कुछ चेंजेस करे गए, तो इसी वजह से यहाँ पर इसके आगे बस खाली अमेंडमेंट बिल 2022 लगा दिया गया, क्योंकि 2022 के अंदर कुछ चेंजेस करके इस बिल को वापस से लेकर आया जा रहा है। तो सरकार ने ऑलरेडी यहाँ पर इस ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया है और बोला है कि हम इस 60 साल पुराने वाले एक्ट के अंदर, यानी कि जो हमारे पास में ऑलरेडी जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, ये 1960 में लेकर आया गया था। तो लगभग यहाँ पर इस एक्ट को 60 साल हो चुके हैं। तो ये 60 साल जो पुराना एक्ट है ना, इसके अंदर अब कुछ बदलाव होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वही बदलाव यहाँ पे रखे गए हैं और बदलाव करते वक्त यहाँ पर आप कह सकते हो एक ड्राफ्ट बिल तैयार कर दिया गया, जिसका नाम मैंने ऑलरेडी आपको बताया, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल अमेंडमेंट लगा दिया गया है, अमेंडमेंट बिल 2022, है ना। क्योंकि अभी ऑब्वियस सी बात है, सरकार ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है और बोला है कि पुराने वाले एक्ट के अंदर हमें ये बदलाव चाहिए। अब वो बदलाव क्या है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये तो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इस ड्राफ्ट को तैयार किसने किया है, तो उसको प्रिपेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने। अब क्या क्या अमेंडमेंट करने के बारे में चर्चा की जा रही है कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए। पहला बदलाव होना चाहिए कि जो बेस्टियलिटी है ना, इसको क्राइम की तरह देखा जाए इस एक्ट के अंदर में। अब ये बेस्टिलिटी क्या है, देखो बेस्टिलिटी मतलब यहाँ पर कोई भी प्रकार की जो सेक्सुअल एक्टिविटी या इंटरकोर्स होता है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच में, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच में जो भी यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी या इंटरकोर्स होता है उसको हम लोग बेस्टिलिटी बोलते हैं। तो इस बेस्टिलिटी को एज अ क्राइम की तरह, एज अ अपराध की तरह देखा जाए। अगर कोई यहाँ पर यह हरकत करता है, ह्यूमन बींग और एनिमल के बीच में यहाँ पर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी या इंटरकोर्स होता है, तो बेसिकली यहाँ पर उस पर्टिकुलर केस के अंदर ये क्या होगा, ये पूरी तरह से अपराध होगा, इसको अपराध यहाँ पर घोषित किया जाएगा। ये बात यहाँ पर इस एक्ट के अंदर बोली गई है, बेसिकली इस बिल के अंदर बोली गई है। दूसरा यहाँ पर इसके अंदर ऐड किया गया है ग्रूसम क्रुएल्टी, यानी कि जो ये बेस्टिलिटी हो गई ना, ये एक क्राइम होगा और ये जो क्राइम है ये ग्रूसम क्रुएल्टी के अंदर आएगा। एक तो होता है निर्दयपना और एक होता है ग्रूसम क्रुएल्टी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आप उस जानवर को एक्सट्रीम पेन दे रहे हो, वो जानवर जो है बुरी तरह से सफ़र कर रहा है ना। वो जो आप उस जानवर के साथ में कर रहे हो, इससे क्या हो सकता है, वो जो जानवर है वो डिसेबल भी हो सकता है ज़िंदगी भर के लिए, है ना, या फिर यहाँ पे उस जानवर की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये यहाँ पर ग्रूसम क्रुएल्टी के अंदर आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ट्रीट करना है बेस्टिलिटी को, ऐसा यहाँ पर बोला गया है।
आई होप आपको यहाँ पर एक क्लियर हुआ। तो पहला तो यहाँ पर ये चेंज करने की बात की गई है। दूसरा यहाँ पर चेंज की गई बात करने की बात की गई है वो है पनिशमेंट, यानी कि अगर कोई ग्रूसम क्वालिटी करता है ना तो उसको यहाँ पे सज़ा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हालांकि तो आप सोचोगे पुराने वाले एक्ट में भी तो पनिशमेंट देने के बारे में चर्चा की गई होगी। हाँ बिल्कुल चर्चा की गई है, लेकिन जो पुराना वाला एक्ट था ना उसमें पनिशमेंट बहुत ज़्यादा कम थी, इसी वजह से उसकी आलोचना भी बहुत होती थी, बहुत क्रिटिसिज्म होता था। बट अभी के समय पर यहाँ पर इसके अंदर फिर से एक बदलाव करने की बारे में बात की गई है। दूसरा बदलाव है ये क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक ग्रूसम क्रुएल्टी करता है, इस प्रकार का निर्दयपना दिखाता है ना, तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि 50,000 रुपये का उसके ऊपर फ़ाइन लगाया जा सकता है उस व्यक्ति के ऊपर जो भी ये काम कर रहा है, और 50,000 रुपये के फ़ाइन को बढ़ाकर 75,000 तक किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। या फिर कोई कॉस्ट इनमें से जो भी हमारा जुडिशल मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा, या फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट जो भी डिटरमाइन करेगा कि हाँ जितना फ़ाइन लगना है ना, जितना भी ज़्यादा फ़ाइन होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पर उसके ऊपर फ़ाइन लगाया जाएगा। मतलब ग्रूसम क्रुएल्टी करने का पूरी तरह से पनिशमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक भारी भरकम पनिशमेंट देखने को मिलेगा। और अगर मान लो किसी ने किसी जानवर को मार दिया, तो किसी इंसान ने एक जानवर को मार दिया तो उसका पनिशमेंट क्या है, तो मैक्सिमम 5 साल की यहाँ पर सज़ा दी गई है, और 5 साल की सज़ा के साथ साथ यहाँ पर एक फ़ाइन भी उसके ऊपर लगाया जाएगा। ये बात यहाँ पर आपको ये तीसरे बदलाव के अंदर देखने को मिलेगी। इस तीसरे बदलाव की मांग करी गई इस बिल के अंदर। चौथा बदलाव करने की बात की गई है वो है फ्रीडम टू एनिमल्स, जो हमारे जानवर हैं उनको यहाँ पर एक फ्रीडम, एक छूट देने के बारे में चर्चा की गई है। हालांकि यहाँ पर ये जो ड्राफ्ट है ना, इस ड्राफ्ट के अंदर इस फ्रीडम ऑफ टू एनिमल्स को लेकर एक पूरा सेक्शन ऐड कर दिया गया है, सेक्शन 3A को ऐड कर दिया गया है, जो कि बात करेगा जानवर को 5 फ्रीडम देने की। जैसे पहला यहाँ पर फ्रीडम ये होगा कि देखो हर एक व्यक्ति की ये ड्यूटी होगी कि वो अपने एनिमल का पूरी तरह से ध्यान रखे, है ना, और उसके यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फ्रीडम्स प्रोवाइड करवाए, जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम थर्स्ट, हंगर, मालन्यूट्रिशन, है ना, जो कुपोषण हो गया, भुखमरी हो गई या प्यास लग रही है, उन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए उसको, प्रॉपरली यहाँ पर ये टाइम पर मिलता रहे। दूसरा फ्रीडम फ्रॉम डिस्कम्फर्ट ड्यू टू एनवायरमेंट, है ना। फिर उसके बाद में फ्रीडम फ्रॉम पेन इंजरी डिजीज़, कोई भी यहाँ पर पेन इंजरी डिजीज़ है उससे यहाँ पर इसको छुटकारा दिलवाना। फ्रीडम टू एक्सप्रेस नॉर्मल बिहेवियर फॉर द स्पीशीज़, जानवर के प्रति एक नॉर्मल बिहेवियर दिखाना। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डिस्ट्रेस। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें, ये आप देख पाओगे 5 प्रकार के फ्रीडम्स हैं जो कि यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसकी मांग की गई है कि हाँ एनिमल्स को इस प्रकार की छूट देनी चाहिए, ये बात यहाँ पर इस बिल के अंदर रखी गई। फिर एक और यहाँ पर चेंज करने के बारे में चर्चा की गई है वो है कम्युनिटी एनिमल्स। देखो कम्युनिटी एनिमल्स के केस में अगर हम लोग बात करें तो लोकल गवर्नमेंट जो है ना हमारी, वो रिस्पॉन्सिबल होगी उस जानवर की केयर करने में। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर कोई भी जानवर का जन्म होता है ना, कोई भी यहाँ पर एनिमल बॉर्न होता है, तो अगर किसी कम्युनिटी के अंदर बॉर्न होता है जिसकी कोई भी ओनरशिप नहीं है, मतलब उस जानवर का कोई भी ऐसा ओनरशिप है ही नहीं कि हाँ कोई भी इसको बता रहा हो, क्लेम कर रहा हो कि हाँ ये इसका एनिमल है, बट अब कोई भी क्लेम है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इसकी केयर करेगी, ये लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। ऑब्वियसली इसमें वाइल्ड एनिमल्स को एक्सक्लूड किया गया है, जो भी जंगली जानवर है उनको यहाँ पे कवर नहीं किया गया है, ठीक है ना। बाकी जो यहाँ पर जो पेट एनिमल्स एक प्रकार के देखने को मिलते हैं, बाकी जो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं अगर इनका जन्म होता है बिना किसी ओनरशिप के, तो वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगी, लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर उन जानवरों का ध्यान रखेगी। ये कुछ यहाँ पर चेंजेस करने के लिए बोला गया है इस पर्टिकुलर बिल के अंदर, जो बिल हमारी सरकार ने अभी इंट्रोड्यूस किया। ये बात आपको क्लियर हो गई है। चलो फिर आगे आते हैं। अब थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास में जो पुराना वाला एक्ट था वो क्या बोलता था। व्हाट डज़ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 से 1960 वाला जो 60 साल पुराना एक्ट है वो क्या बोलता था। देखो पुराना वाला एक्ट भी यहाँ पर काफ़ी सारी बातें बोलता था, जैसे कि अगर कोई यहाँ पर इंसान किसी जानवर को परेशान कर रहा है, उसको मार रहा है ना, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे अलग अलग पनिशमेंट दी जाएंगी, उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे कवर की गई हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, ये जो एक्ट था ना, इसका बेसिकली मेजर जो पर्पस था वो था कि जो अननेसेसरी पेन दिया जा रहा है या फिर जो जानवर सफ़र कर रहा है उस जानवर को वो हम सफ़र होने ना दें, उस जानवर को हम हर तरीके से बचा सकें, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर इसी एक्ट के तहत, यानी कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल है ना, इसी एक्ट के तहत जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है इसको बनाया गया है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को बनाया गया था 1962 में। ये बेसिकली पुराने वाले एक्ट के सेक्शन 4 के अंदर मेंशन है। और ये जो एक्ट है ना, ये क्या करता है, ये कहता है कि देखो अगर कोई व्यक्ति किसी भी जानवर को परेशान करता है तो उसके ऊपर यहाँ पे अलग अलग हम लोग फ़ाइन लगा सकते हैं। लेकिन फ़ाइन ज़्यादा भारी भरकम नहीं था, क्योंकि एक बहुत पुराना था। तो इसमें बोला गया कि अगर पहली बार कोई इंसान पहला अपराध करता है, किसी जानवर को यहाँ पे परेशान करता है या मारता है, तो उसके ऊपर 10 रुपये से कम का फ़ाइन ही लगेगा।
मतलब 10 रुपये तक का फ़ाइन लगाने के बारे में चर्चा की गई है और 10 रुपये से 50 रुपये तक के फ़ाइन के बारे में चर्चा की गई है। और अगर मान लो वही व्यक्ति दोबारा यहाँ पे क्राइम करता है, दोबारा यहाँ पर इस प्रकार से ऑफेंस करता है, तो फिर यहाँ पर वो जो फ़ाइन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 20 रुपये से 100 रुपये तक हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें जो फ़ाइन है ना बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसी की वजह से यहाँ पर इसका जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है ना, कि आप यहाँ पे प्रॉपर्ली फ़ाइन या पनिशमेंट के बारे में चर्चा करते नहीं हो, है ना। इन एक्ट के तहत यानी जो पुराना वाला एक्ट है इसमें अभी आप यहाँ पे ह्यूमन को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखा रहे हो, तो इस वजह से यहाँ पर इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था। बट अभी यहाँ पर ये एक बेसिकली कुछ चेंजेस करके अमेंडमेंट बिल को रखा गया है। अब वो अमेंडमेंट बिल जो है वो पास होगा, उसके बाद जाके वो एक्ट बनेगा, तो जाकर आपको ये और ज़्यादा न्यूज़ मिलने वाली है। बट अभी के समय पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रही है, इस वजह से मैंने आपके साथ में यहाँ पर इसी आर्टिकल के साथ में डिस्कस कर ली है। अब थोड़ा सा टेस्टिंग करते हैं, कुछ काम का पड़ा है। हाँ बिल्कुल पड़ा है। देखो यूपीएससी कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकता है, तो आपको मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर इसमें से कोई भी सवाल आएगा चाहे प्रीलिम्स मेंस के अंदर, तो आप आराम से टैकल कर पाओगे। एग्जाम्पल लेते हैं, साल 2014 के अंदर एक सवाल पूछा गया था। सवाल क्या था? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना यह कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को बनाया गया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। मतलब 3 अलग अलग बॉडीज़ के स्टेटमेंट्स यहाँ पर बनाकर दे दिए गए। आपको इसके लिए करना क्या होगा, तीनों बॉडीज़ के बारे में पता होना चाहिए। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में अगर आपको पता होता तब आप आराम से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते। बट फिर भी यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ट्राई ये करते हैं कि सपोज़ यहाँ पर पहले वाले को देखते हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को बनाया गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। क्या ये सही है? ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट कुछ मिनट पहले पढ़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल टू एनिमल है ना, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो यहाँ पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की तो कोई चर्चा ही नहीं हुई, इस वजह से पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बेसिकली एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, मतलब 2 और 3 जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। पहला जो वो हमारा यहाँ पर हो जाता है गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, 2 और 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक सवाल बन गया था। छोटी छोटी बॉडीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत बनाया गया था, ना कि एनवायरमेंट एक्ट के तहत। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर इसको एक एक्ट के माध्यम से यहाँ पर बनाया गया है। और नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, हाँ, इसको बनाया गया था 2009 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। और इसके इसका जो चेयरपर्सन होता है वो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इसको इस प्रकार से देख सकते हो। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन यार आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करना, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट हमने रखा है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और एक बात और, जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा गया, प्रीलिम्स का सवाल पूछा गया, मैप का सवाल पूछा गया, उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देते रहा करो, पार्टिसिपेट करता रहा करो, जिससे पता चलता रहता है कि हाँ ये लोग यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं वीडियो, आंसर्स देते रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगेन एक और छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ डिटेलिंग्स यहाँ पर है नहीं, बट इस आर्टिकल को वैसे आप लोग GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। क्या बात करता है, इंडिया और ईरान ने मिलकर डिस्कस किया है डेवलपमेंट ऑफ चाबार पोर्ट के बारे में। देखो, चाबार पोर्ट एक ऐसा बंदरगाह है जो कि ईरान के अंदर स्थित है, बट इस पोर्ट को यहाँ पर भारत ने डेवलप किया है। लेकिन भारत आज के समय पर इस पोर्ट का प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। रीज़न क्या है, अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। देखो, हुआ यहाँ पर क्या है कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, जिनका नाम है अल बगेरी कानी, तो ये बेसिकली ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये यहाँ पर अभी दिल्ली के अंदर हैं। हमारे जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर इनके साथ में उन्होंने डिस्कशन किया, काफ़ी सारी बातचीत करी। मतलब इंडिया और ईरान के फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस के बीच में बातचीत हो रही है ना। तो ये काफ़ी सारी बातचीत हुई, और ये जब बातचीत खत्म होती है, उस बातचीत के बारे में नहीं बताया कि क्या क्या हुआ। जैसे यहाँ पर ये बातचीत खत्म होती है ना, तो यहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इनसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि क्या इंडिया
वापस से ईरान से तेल परचेज़ करेगा, ऑयल परचेज़ करेगा। तो इसको लेकर मिनिस्ट्री ने बोला है कि हमारे पास में अभी कोई अपडेट नहीं है। अभी जो डिस्कशन किया गया है उसमें केवल इतनी बात की गई है कि कैसे इंडिया और ईरान मिलकर जो चाबार पोर्ट है उसका डेवलपमेंट को लेकर साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट को लेकर कोऑपरेट कर सकते हैं। देखो, मैं आपको अब थोड़ा सा कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ जो कि बहुत रेलिवेंट चीज़ें हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ईरान की, फॉर एग्जाम्पल इधर ईरान ले लेते हैं, इधर यहाँ पर इंडिया ले लेते हैं, दोनों यहाँ पर आई से हो रहे हैं। देखो, ईरान के रिलेशन भारत के साथ में एक समय पर बहुत ज़्यादा अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं, बट वो बात इतनी खास रह नहीं गई। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर है यूएसए। अमेरिका ने ईरान के ऊपर ढेर सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, और सैंक्शंस कुछ इस प्रकार से भी हैं कि अगर कोई दूसरा देश, सपोज चाहे वो इंडिया हुआ चाहे वो कोई भी दूसरा देश हुआ, वो ईरान के साथ में व्यापार करेगा तो यूएस बोलता है कि हम उस देश के ऊपर भी सैंक्शन लगा देंगे जो भी ईरान के साथ में व्यापार करेगा। तो एक समय ऐसा था कि जब इंडिया ईरान से ढेर सारा जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, उसको परचेज़ क्या करता था, रेगुलर बेसिस पर हम बहुत सारा कच्चा तेल परचेज़ करते थे बहुत सस्ते दाम में। बट इस यूएस के सैंक्शन की वजह से हमने वो कच्चा तेल परचेज़ करना भी बंद कर दिया था, जिसके चक्कर में ईरान की इकोनॉमी जो है ना वो पूरी तरह से, मतलब आप कह सकते हो कि डिक्लाइन हो गई, और इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। आज के समय पर बुरे हालात हो चुके हैं ईरान के अंदर में। तो यहाँ पे आप देखोगे कच्चा तेल परचेज़ करना बंद कर दिया। ईरान में हम लोग चाबार पोर्ट बना रहे थे, उस पोर्ट को डेवलप कर रहे थे, उस पोर्ट का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है ना। उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा हो नहीं रही है, उसके ऊपर इतना डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। तो अभी यहाँ पर इस पोर्ट को लेकर कैसे हम लोग साथ में मिलकर डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं, उसको लेकर अभी बातचीत करी गई। बाकी जब यहाँ पे इनसे सवाल पूछा गया कि तेल को लेकर कोई बातचीत हुई है, नहीं, तेल को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। यानी कि सवाल का आंसर यहाँ पर यह है कि क्या भारत ईरान से तेल परचेज़ करेगा वापस, तो अभी इसको लेकर कोई भी नया अपडेट नहीं है। ठीक है ना, ये बात यहाँ पर आपको थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्लियर हुआ। अब मैं आपको थोड़े से कुछ पिक्चर्स के ऊपर, मैप्स के ऊपर लेकर चलता हूँ। देखो, नंबर 1 पॉइंट जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है वो है ईरान की लोकेशन। जब आप देखोगे तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के कंपैरिजन में ऊपर आप देखोगे यहाँ पे पाकिस्तान हुआ, इधर अफगानिस्तान हुआ, और इधर आपको यहाँ पर ईरान देखने को मिलेगा। हम यहीं पर ईरान की बात कर रहे हैं। अब वो चाबार पोर्ट आप बता रहे थे, कहाँ है वो चाबार पोर्ट, तो चाबार पोर्ट आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है। ये ग्वादर पोर्ट कौन बना रहा है, ये बेसिकली चाइना बना रहा है। बट अभी आप देखोगे ग्वादर पोर्ट के बराबर में ये चाबार पोर्ट है, जो कि यहाँ पर इंडिया की बहुत मदद करेगा। अच्छा, इस चाबार पोर्ट का रोल क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, ये बताओ। देखो, इस चाबार पोर्ट की मदद से हम क्या होगा, ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि भारत की कनेक्टिविटी ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में नहीं है ना। तो हम अपना कनेक्टिविटी ऊपर 5 देशों के साथ में बढ़ाना चाहते हैं। वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, आओ मैं दिखाता हूँ। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ बेसिकली ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। जब भी बात करता है कोई भी, मतलब कोई भी बोले सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो वो 5 देश हैं। कौन कौन से, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और साथ ही साथ में तज़किस्तान। ये बेसिकली यहाँ पर 5 देश हैं जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहलाती हैं। बट भारत क्योंकि इनके साथ में बॉर्डर शेयर करता नहीं है, तो यहाँ पे क्या है ना, इन कंट्रीज़ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। इनके साथ में व्यापार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चाबार पोर्ट यहाँ पर एक ऐसा रास्ता है जो कि पाकिस्तान को क्रॉस करता हुआ यहाँ पे इन कंट्रीज़ को हम, मतलब इन कंट्रीज़ तक इंडिया की रीच करवाता है। क्योंकि अगर हम चाहें तो ऊपर से जा सकते हैं, बट यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ऊपर भी हम लोग यहाँ पर कनेक्टिविटी अपनी प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं, है ना। नहीं तो फिर ऐसा हो सकता है हम अफगानिस्तान के ज़रिए ऊपर से निकल सकते हैं, बट यहाँ पे आप कह सकते हो पाकिस्तान बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग ऊपर के साथ में कनेक्टिविटी नहीं बना पाए। तो इसके लिए एक अच्छा सोल्यूशन ये बनाया कि हमने चाबार पोर्ट को बना दिया। अब होगा क्या, ये जो बंदरगाह है, ये पोर्ट इंडिया ने जब डेवलप किया, तो इंडिया को अगर कोई भी सामान पहुंचाना हो या फिर सामान मंगाना हो, तो आराम से हम लोग इस पोर्ट तक पहुंचाएंगे, और इस पोर्ट के माध्यम से फिर इधर से अफगानिस्तान से निकलता हुआ ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में वो पहुंच जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक फ़ायदा हो जाता है इस चाबार पोर्ट का। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है ना। चाबार पोर्ट आपको समझ में आ गया। बाकी ईरान की लोकेशन आपने देख ही ली है। ईरान कहाँ पर है, इंडिया के पीछे पाकिस्तान, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, फिर उसके बीच में यहाँ पर आपको ईरान देखने को मिलता है। एक बात और ध्यान रखना, जब हम लोग बात करते हैं ईरान की ना, तो ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर कैस्पियन सी आता है और नीचे पर्शियन गल्फ आता है, ठीक है ना। कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ। तो आप कहोगे इतना जोर क्यों दे रहे हो, क्योंकि भाई सवाल बन जाएगा डायरेक्टली। टर्की को लेकर ऐसी सवाल पूछ लिया था यूपीएससी ने। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, उसका एनालिसिस जब आप बहुत अच्छे से कर रहे होते हो ना, तो आपको पता है कि हाँ मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो इसकी लोकेशन ये ज़रूर ध्यान रखना, यहीं पर रट लेना इस बात को कि कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ।
कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ, इन दोनों के बीच में ईरान आता है। सवाल आपसे बन सकता है कि हाँ कौन कौन से सी हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जिसके बीच में ईरान आता है। तो ईरान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ईरान की कैपिटल आपको तेहरान पता ही है। ये आपको कुछ लोकेशंस के बारे में आपने डिस्कस कर लिया है ना, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर थोड़ी सी जाननी थी। आगे आते हैं। अब थोड़ा हम इंडिया और ईरान के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो ईरान और इंडिया के रिलेशंस यहाँ पर मैंने इसके बारे में मेंशन कर रखा है। तो ईरान बेसिकली यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशन है हमारे, अगर हम अपने पड़ोसी देशों में देखें तो इंडिया के नेबरहुड में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है ईरान। दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर आप कह सकते हो, जब भारत आज़ाद मतलब आज़ादी के बाद में आप देखोगे, बंटवारे से पहले की बात अगर हम बात करें तो जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बंटवारे से पहले आप देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि ईरान कहीं ना कहीं भारत के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा था, है ना। बंटवारे से पहले ईरान भारत के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा था, लेकिन बंटवारे के बाद यहाँ पे पाकिस्तान अलग हो गया। इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो ईरान जो है वह पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो वो बात यहाँ पे बताई जा रही है। बाकी अगर हम लोग इंडिया ईरान के रिलेशंस के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करें तो इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ईरान बेसिकली एक ऐसी लोकेशन पर स्थित है जिसके आसपास बहुत सारे इंपॉर्टेंट सी समुद्र देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी के बीच में ईरान स्थित है। अभी हमने इसको मैप में देखा था। ईरान इसलिए भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान के अंदर हमने चाबार पोर्ट को डेवलप किया है और उस चाबार पोर्ट से हम लोग अफगानिस्तान तक पहुंचते हुए सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाते हैं, है ना। पाकिस्तान की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं, पाकिस्तान से कुछ कहना ही नहीं कि हाँ बॉर्डर खोल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हम यहाँ पे चाबार पोर्ट से ऊपर तक पहुँच जाते हैं। ये एक हम लोग को यहाँ पे फ़ायदा मिलता है। अभी हमने इसको भी मैप के माध्यम से देख लिया था। ईरान भारत के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत को ईरान एक बहुत ज़्यादा सस्ते दाम में कच्चा तेल दिया करता था, क्योंकि ईरान एक वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ क्रूड ऑयल वाली कैटेगरी में आता है। यहाँ पर बहुत सारा कच्चा तेल और नेचुरल गैस पाया जाता है नेचुरली। बट आप देखोगे होता यहाँ पर यह है कि रिलेशंस काफ़ी ख़राब होते हैं इनके यूएस के साथ में, और यूएस इनके ऊपर सैंक्शंस लगाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दूसरा कंट्री भी ईरान के साथ में व्यापार नहीं कर पाता है। तो भारत ने भी यहाँ पर ईरान से जो कच्चा तेल एक समय पर ढेर सारा परचेज़ किया करता था, वो हमने यहाँ पर परचेज़ करना बंद कर दिया है। ठीक है ना, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। फिर एक और पॉइंट यहाँ पर आता है कनेक्टिविटी विद यूरेशिया। ईरान भारत के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान के माध्यम से इंडिया यूरोप से कनेक्ट कर पाता है, इनफैक्ट रशिया से कनेक्ट कर पाता है। तो आप कहोगे क्या बोल रहे हो, ईरान के माध्यम से हम रशिया से कनेक्ट हो पाएंगे? हाँ, क्योंकि यहाँ पर इन सभी कंट्रीज़ के बीच में कॉरिडोर आता है जिसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसको हम लोग INSTC बोलते हैं। ये जो कॉरिडोर है ना, इसका मकसद यहाँ पर क्या है कि इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, रशिया और सेंट्रल एशिया वही 5 कंट्रीज़ जो कि अभी हमने डिस्कस करी थी, इन सबको यहाँ पे कनेक्ट कर दे। इन सभी कंट्रीज़ को यहाँ पे कनेक्ट करने का काम करता है ये कॉरिडोर। तो आप कहोगे अभी भी यहाँ पर हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। चलो मैं आपको इस कॉरिडोर को एक मैप में दिखाता हूँ। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर INSTC कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंडिया से गया ये कॉरिडोर, स्टार्ट हुआ, ईरान भी है यहाँ पर, ईरान से यहाँ पर गुजरता हुआ अज़रबैजान, उसके बाद में इस प्रकार से यहाँ पर रशिया तक जाता है, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग तक, और फिर उसके बाद में इस प्रकार से बाल्टिक सी, नॉर्थ सी से गुजरता हुआ, मेडिटेरेनियन सी से गुजरता हुआ यहाँ पे आप इस प्रकार से आ सकते हो वापस। तो ये है एक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के माध्यम से व्यापार किया जा सकता है, जो कि अभी कुछ टाइम पहले रशिया ने यहाँ पर आप कह सकते हो इस कॉरिडोर का उद्घाटन कर ही दिया है। क्यों? क्योंकि रशिया ने यहाँ पर मॉस्को से कुछ सामान भेजा था जो कि इंडिया के मुंबई तक पहुँच गया था। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक कॉरिडोर देखने को मिलेगा। कहने की बात यह है कि इसमें भी ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ईरान यहाँ पर नहीं होगा या फिर ये चाबार पोर्ट का रोल अगर ख़त्म हो जाएगा, वैसे ईरान का यहाँ पे एक बंदरबास पोर्ट भी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो ईरान का यहाँ पे रोल काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर ईरान यहाँ पर नहीं होगा, ईरान के साथ में रिलेशंस हमारे ख़राब हो जाएंगे, तो ये INSTC कॉरिडोर भी काम नहीं कर पाएगा। इस वजह से ईरान भारत के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये भी समझ में आया। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं सवाल कैसे बन सकता है। देखो सवाल यहाँ पर आपको मेंस में देखने को मिल सकता है। मेंस में डायरेक्टली आपसे इंडिया ईरान के रिलेशंस या चाबार पोर्ट का इंपॉर्टेंस ये पूछा जा सकता है। डायरेक्ट मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ये। प्रीलिम्स के अंदर आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है, चाबार पोर्ट की या ईरान की, क्योंकि लोकेशन के अलावा कुछ खास बातें यहाँ पर है नहीं। लोकेशन आपसे डेफिनेटली पूछी जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। UPSC ने साल 2014 में एक सवाल पूछा था। सवाल था टर्की को लेकर। टर्की जो कि एक कंट्री है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, क्योंकि टर्की के आसपास भी आपको ढेर सारे समुद्र देखने को मिलते हैं। तो पूछा गया टर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन, यानी टर्की कौन से 2 समुद्र के बीच में लोकेटेड है। ऑप्शन ए ब्लैक सी कैस्पियन सी, ऑप्शन बी ब्लैक सी मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन सी गल्फ ऑफ सुएज या मेडिटेरेनियन सी, या फिर ऑप्शन डी गल्फ ऑफ अगावा या फिर डेड सी। क्या करेक्ट आंसर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी। ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में आपको टर्की स्थित देखने को मिलता है। देख लेते हैं मैप में इसको भी।
तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये है टर्की। टर्की के ऊपर ब्लैक सी है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, बीच में आ गया टर्की। तो टर्की मतलब ऐसा सवाल था कि हाँ टर्की जो है ना कौन से दो समुद्र के बीच में, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, ये बेसिकली इसका एक करेक्ट आंसर हो गया। इसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर ईरान का भी ध्यान रखना है। ईरान के ऊपर कैस्पियन सी है और नीचे आपको पर्शियन गल्फ है। ठीक है ना, मज़ा आ गया ऐसे जानकर। तो ऐसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर चलो, साथ में रखो और उनको पढ़ते रहो और उसके हिसाब से तैयारी करते रहो। इससे क्या होगा, आप उसी पैटर्न पर चलते हुए नजर आओगे जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कोई सवाल आएगा नया जो हमारा पेपर होगा आने वाले समय पर, तो उसको टैकल करना आपके लिए कोई ज़्यादा भारी काम नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप पहले से यहाँ पर ढेर सारे प्रश्न सॉल्व कर चुके हो, प्रीवियस ईयर जान चुके हो कि यहाँ कहाँ से सवाल बन जाते हैं। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात करता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, यानी कि बेरोजगारी स्तर के बारे में। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले कुछ समय पर थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना डिप हुआ? 7.2% तक यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है जुलाई से सितंबर के बीच में, ऐसा यहाँ पर एक सर्वे ने बताया है। कौन सा सर्वे है ये? तो ये है सर्वे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ध्यान रखना है एक बात, यहीं पर नोट डाउन कर लेना हाथों हाथ। ये जो सर्वे है इसको कौन रिलीज़ करता है? इसको रिलीज़ करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नोट डाउन कर लो हाथों हाथ, आपसे सवाल बन जाएगा। बहुत सवाल बनते हैं, ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है, इंडेक्स किसने रिलीज़ किया है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज़ करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इसी सर्वे के अंदर बताया गया कि पिछले कुछ समय पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी का जो स्तर चल रहा था, वो थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ पर आप लोग इस ग्राफ के ज़रिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखो अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में, ये 2021 का डेटा है। 2021 में यहाँ पर इस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी हुआ करती थी। 8 पर, 10 पर, 12 पर आपको ये देखने को मिल रहा है। ये जो डार्क ब्लू कलर है ना, ये दर्शाता है मेन को, और जो ये रेड कलर है ये दर्शाता है वेमेन को, यानी कि महिलाओं के अंदर बेरोजगारी का स्तर क्या चल रहा था। और इधर यहाँ पर जो पुरुष हैं वहाँ पर बेरोजगारी कितनी चल रही थी। और ये जो हाईलाइट करके थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर है वो है ओवरऑल, यानी कि ये महिला और पुरुष दोनों का यहाँ पे कंबाइन करके बताया गया है ना। तो अभी आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2021 में काफ़ी ज़्यादा था, और ये रेट अनएम्प्लॉयमेंट वाला लगातार गिरता हुआ नज़र आ रहा है, लगातार कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जुलाई से लेकर सितंबर 2022 में यह अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देखोगे पुरुष के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम हो गया है, बहुत डाउन आ गया है, और इसी प्रकार से यहाँ पर ये विमेन के अंदर भी कम हो गया है। तो वही बात बताई जा रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज़ के अंदर, शहर वाले एरिया में 7.2% तक यहाँ पर डाउन हो गया है, और ये डेटा है जून से लेकर सितंबर के बीच का। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। इसके अलावा कुछ पढ़ना है? कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं। बस जो पढ़ना था वो मैंने आपको बता दिया। ये सर्वे जो है, जिस सर्वे के माध्यम से ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आया है, वो सर्वे किसने रिलीज़ किया है, ये बात ज़रूर ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या पढ़ सकते हैं, और आप लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ सकते हो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक जो है ना, बेरोजगारी का, ये आप लोगों का एनसीईआरटी का, जब भी आप लोग क्लास 11 की किताब उठाते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूरा मेंशन, मतलब इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। इस टॉपिक को आप छोड़े बिना नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर छोड़ दिया तो कोई ना कोई सवाल फंस जाएगा। सवाल पहले भी आया है, कैसे सवाल आया है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता देता हूँ कि इंडिया में बेरोजगारी यहाँ पर किस लेवल पर है, आखिरकार होती क्या है, और किस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? देखो, बेरोजगारी कब होती है? जब एक पर्सन क्या है, वो एक्टिवली है, वो काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वो आप कह सकते हो रोज़गार ढूंढ रहा है, लेकिन उसको रोज़गार मिल नहीं रहा है, काम मिल नहीं रहा है ना। वो काम कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है, वो पूरी तरह से एक्टिव है, बट उसको काम मिल नहीं रहा है, तो वो बेसिकली यहाँ पर बेरोज़गारी कहलाती है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी का हेल्थ इकोनॉमी को बताता है कि इकोनॉमी किस स्तर पर चल रही है। ये बात आपको क्लियर हुई है ना। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाता है अलग अलग लेवल पर। इसने बताया, मान लो कोई व्यक्ति है जो कि काम कर रहा है, अगर वो काम कर रहा है, हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो एम्प्लॉयड है। और एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पर काम के लिए देख रहा है, काम की मांग कर रहा है, तो यहाँ पर वो अनएम्प्लॉयड है। ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ जब बात आती है बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी अलग अलग प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये आपके चैप्टर के अंदर है, एनसीईआरटी के अंदर। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ लेना, यहाँ पर एनसीईआरटी का टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि यहीं से सवाल बनेगा। सबसे पहला यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जब अलग अलग प्रकार होते हैं ना बेरोजगारी के, तो सबसे पहला प्रकार होता है, सबसे पहला टाइप होता है, वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, हालांकि इतने सारे लोग की ज़रूरत होती नहीं है। मतलब ज़्यादातर आपको ये एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। ये मान लो यहाँ पर एक एग्रीकल्चरल फील्ड है ना, ये यहाँ पर एक खेत है, और इस खेत के अंदर
केवल और केवल 4 आदमी चाहिए। केवल 4 आदमी मिलकर इस पूरे खेत को लेकर काम कर सकते हैं, यानी इन 4 आदमी की मदद से जो आउटपुट है वो बढ़िया निकल सकता है। केवल 4 आदमी का रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे कितने लोगों को रख रखा है? इस खेत के अंदर रख रखा है 8 आदमियों को। 4 की जगह 8 को रख रखा है, मतलब जो एक्स्ट्रा 4 है ना वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है, ये 8 जब मिलकर काम कर रहे हैं, ये उतना ही काम कर रहे हैं जितना यहाँ पर 4 कर सकते हैं, है ना। जितना ही काम यहाँ पे 4 मिलकर कर रहे थे इस पूरे खेत को लेकर, उतना ही काम यहाँ पे 8 लोग कर रहे हैं। तो मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा 4 ऐड हो गए हैं ना, ये जो एक्स्ट्रा 4 ऐड हो गए हैं, जो एक्स्ट्रा 4 लोग काम कर रहे हैं, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इनकी ज़रूरत नहीं थी, 4 आदमियों में भी काम हो सकता है, आपने बाकी 4 को ऐड कर रखा है। इससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो रहा है, आपको ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल रहा है। आपका आउटपुट जो है ना वो ज़ीरो है ना। आउटपुट आपका ज़ीरो है। ये जो 4 एक्स्ट्रा आदमी काम कर रहे हैं इनका आउटपुट ज़ीरो है, ये कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये काम केवल 4 लोगों से ही हो जाएगा। ये 4 लोग मिलकर कर सकते हैं। आपने ज़बरदस्ती 4 लोगों को ऐड कर रखा है, मतलब कि वो जो 4 लोग अलग से ऐड है ना, जो ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है। वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और उनके चक्कर में जो बाकी 4 जो मेहनत करके काम भी कर रहे हैं, तो उनका जो सैलरी वगैरह है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाता है उन लोगों के अंदर, तो वो भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर आदमियों की ज़रूरत है, 4 आपने लगा रखे हैं, 6, 8, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आदमियों को एम्प्लॉय कर रखा है, वो कहलाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया। दूसरा आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सीज़न के वाइज यहाँ पर बेरोज़गार होने लगते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखोगे, हमेशा यहाँ पर आप खेती तो नहीं कर सकते ना। कोई फसल है जिसका टाइम यहाँ पर कुछ 3 से 4 महीने का है, फिर कोई दूसरी फसल है उसका टाइम कोई दूसरा है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगती है कि मतलब एक सीज़न में काम किया, दूसरे सीज़न में खाली बैठ गए। अगर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि मतलब इसको आसान करने के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक स्टोर है, एक दुकान है, उस दुकान के अंदर वो सामान बेच रहा है कुछ, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान बेच रहा है। सपोज़ यहाँ पे गर्मियाँ चल रही हैं, उसके दुकान पे यहाँ पर केवल एसी, फ्रिज, कूलर ये वाले सामान मिल रहे हैं, मतलब गर्मियों के अंदर आपको आराम देने वाले सारे सामान मिल रहे हैं, केवल गर्मियों को टैकल करने के लिए। लेकिन अब मान लो यहाँ पर उसके पास यही सारा सामान है, वैसे आजकल सारे सामान होते हैं सभी लोगों के पास में, लेकिन आप देखोगे वो दुकान ठंडियों के समय पर बेकार हो जाएगी। सर्दियों के समय पर क्यों बेकार हो जाएगी? क्योंकि सर्दी में कौन एसी खरीद रहा है, कौन कूलर खरीद रहा है, कौन फ्रिज खरीद रहा है, कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। तो क्या हो गया, सीज़न वाइज यहाँ पर वो इंसान बेरोज़गार हो जाता है। एक सीज़न में यहाँ पर रोज़गार मिला और एक सीज़न में यहाँ पर बेरोज़गार हो गए, तो यहाँ पर वो कहलाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिस भी सीज़न के अंदर काम नहीं मिलता है, ठीक है ना। फिर तीसरा होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की एक कैटेगरी में आता है। यहाँ पर क्या होता है कि देखो, मार्केट के अंदर जो जॉब अवेलेबल हैं और आपकी जो स्किल्स हैं वो अलग अलग है। मार्केट के अंदर जो जॉब है उसके अंदर हाई स्किल चाहिए, आपकी स्किल्स कम है, क्योंकि पुअर एजुकेशन लेवल की वजह से स्किल्स यहाँ पे लोगों के पास में कम है, तो वो जॉब नहीं मिल पाती है, तो वो कहलाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखना, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब जॉब्स जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और जो वर्कर्स के पास में स्किल्स अवेलेबल है, इनका मैच नहीं हो पाता, तो वो कहलाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है एक टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले इतनी टेक्नोलॉजी थी जितनी आज है नहीं, है ना। तो टेक्नोलॉजी जब चेंज होती रहती है तो जो लोग हैं तो वही भी बेरोज़गार होते रहते हैं, उनकी जॉब्स भी यहाँ पर जाती रहती हैं। आप देखोगे वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा भी दिया हुआ था कि पहले के कंपैरिजन में बहुत सारे लोग यहाँ पर जॉब उनकी जा चुकी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हुई है, उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है नहीं, है ना। वो ऐसे ही काम कर रहे थे, पेपर वर्क कर रहे थे, बट अब एकदम से टेक्नोलॉजी आ जानी है, तो फिर यहाँ पर इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लोगों की जॉब भी यहाँ पर चली जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है एक प्रकार का फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड। फिर आता है एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो, ये बेसिकली एक ऐसा समय होता है कि मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति एक जगह पर काम कर रहा था, अब उसने यहाँ से नौकरी छोड़ दी, अब वो दूसरी जगह पर काम करने के लिए जा रहा है, दूसरी जगह पर जगह जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो काम छोड़ दिया, लेकिन दूसरी जगह पर अभी जो वो नौकरी ढूंढ रहा है, तो इसके बीच के समय पर वो कुछ नहीं कर रहा, तो वो जो बीच वाला समय है ना, वो कहलाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उस समय पर भी वो बेरोज़गार है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर आप कह सकते हो एक पर्सन के पास में उसने जॉब छोड़ी है, वो नए जॉब की तरफ बढ़ रहा है, नई जॉब को ढूंढ रहा है, उसके बीच का टाइम पीरियड उस समय वो खाली बैठा है, वो कहलाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
फिर उसके बाद में आता है एक वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट। वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट भी एक प्रकार का बेरोजगारी है। देखो इसमें यहाँ पे भले ही लोगों को काम तो मिला हुआ है, लेकिन प्रॉपर कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, कभी कभी भी नौकरी जा सकती है, आज ही लगी आज ही जा सकती है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हुआ नहीं है, बस खाली यहाँ पर काम करे जा रहे हैं। तो इससे यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसमें भी लोगों को मतलब उनकी जॉब का काफ़ी बड़ा खतरा बना रहता है। तो ये वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में आता है। मतलब हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट का एक प्रकार है, बट वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इंसान कभी भी बेरोज़गार हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखो, उनका जो भी वो काम कर रहे हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, कोई भी यहाँ पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, कोई भी यहाँ पर जॉब को लेकर आप कह सकते हो कोई भी फिक्स वाली चीज़ ऐसी है नहीं, कभी भी जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी अनएम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में आता है। तो ये आपको अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स के बारे में पता चल गया। तो आप कहोगे इतना पढ़ना ज़रूरी था क्या? ये लग तो नहीं रहा ज़रूरी था, बिल्कुल ज़रूरी था। मैं आपको दिखाता हूँ कि सवाल कैसे बन जाता है। यूपीएससी ने सवाल पूछा है साल 2013 में। सवाल क्या था? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है। तो जब भी अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हो तो अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ लेना। तो 2013 का सवाल ये था कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता क्या है? ऑप्शन ए बोलता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, यानी कि ढेर सारे लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं, ये होता है इसका मतलब। या दूसरा यहाँ पे बोलता है ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि कोई दूसरा रोजगार यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है इसके अंदर। तीसरा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ ज़ीरो। चौथा प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज़ लो। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? तो आपको क्या लग रहा होगा? आपको बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है वर्कर की वो काफ़ी लो होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट समझाया था। इसका वजह से सही आंसर हो जाएगा सी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ ज़ीरो, यानी कि जो लेबर काम कर रही है ना, वो कितना यहाँ पे आउटपुट दे रही है, कितना यहाँ पर प्रोडक्शन कर रही है ना। और मैंने आपको बताया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि हम लोग को ज़रूरत है 4 लोगों की, लेकिन काम कर रहे हैं 6 लोग। जो बाकी जो यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 लोग हैं ना, उनका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल ज़ीरो है, वो यहाँ पर कुछ ऐड ऑन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो आप लोग यहाँ पर ऐसा कह सकते हो। तो आउटपुट के अंदर यहाँ पर कोई भी इस प्रकार से चेंज हो नहीं रहा है, और आपने यहाँ पर भले ही लोगों को ज़्यादा बढ़ा दिया है, उसके बाद भी कोई चेंज नहीं हुआ। अगर प्रोडक्शन बढ़ता तो बात अलग थी, लेकिन प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा है ना फिर भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का जो केस है वो ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई ना बात? चलो ऐसे यहाँ पर पढ़ना है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ अब हम आते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, जैसे कि एक एडिटोरियल ये है, ये ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल को लेकर डिस्कशन करता है। फिर उसके बाद में एक दूसरा एडिटोरियल हमारे पास में चाइल्ड मैरिज को लेकर भी है, और एक कल वाला एडिटोरियल आपको पता होगा माल न्यूट्रिशन वाला, वो भी है, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलो हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं अपने एक क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पता होगा कि रोज़ाना मैं एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, पहले हम उसको देख लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो 25 नवंबर यानी आज के लिए जो मेंस का क्वेश्चन है वो यह है, हाउ इज़ इंडिया टैकलिंग द मेनेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन। भारत किस प्रकार से जो ये कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन है, इससे लड़ रहा है। दूसरा, इसमें ही एक क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को, कैसे हम लोग इस समस्या को अपनी सोसाइटी से, अपने समाज से ख़त्म कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी कि आपसे डायरेक्टली माल न्यूट्रिशन के ऊपर पूछ लिया गया, कुपोषण के बारे में पूछ लिया गया कि कैसे भारत यहाँ पर इस बढ़ते कुपोषण से लड़ सकता है। दूसरा, कैसे हम इस समस्या को अपनी सोसाइटी से ख़त्म कर सकते हैं। तो आंसर 250 शब्दों में लिखना है, और लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। 39,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े पड़े हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर को लिखकर सबमिट कर सकते हो, और सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम ये भी करना, एटलीस्ट 2-2 आंसर सभी लोग रिव्यू करना। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो इससे होगा क्या कि आपके पास में कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल पाएंगे, और सामने वाले की अगर कोई मिस्टेक होती है आंसर्स के अंदर तो आप उसको भी बता सकोगे। तो इस कोऑपरेटिव वे में वो ग्रुप रन कर रहा है। चलो आगे आते हैं। तो बेसिकली आपको पता होगा माल न्यूट्रिशन वाला जो मैंने अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो पूरा एडिटोरियल मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। उस एडिटोरियल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेंगे, नीचे की साइड में आप यहाँ से कवर अप कर सकते हो, सारे पॉइंट्स को अपने पास में स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है ना। आपके पास में कुछ ना कुछ नोट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये कल वाला एडिटोरियल है जो कि हमारा पेंडिंग रह गया था, उसको यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ। तो फिक्सिंग इंडियाज़ माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम,
सबसे पहली बात देखो, भारत के अंदर जो मालन्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, देखो मालन्यूट्रिशन होती क्या है। मालन्यूट्रिशन का मतलब होता है हिंदी में कुपोषण। जब एक व्यक्ति को अच्छा खाना नहीं मिल पाता है ना, एक पोषण भरपूर खाना नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिल पाता है, तो इससे उसके बॉडी के अंदर ये कुपोषण वाली सिचुएशन बन जाती है। तो भारत के अंदर मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम खासकर जो बच्चे हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसके चक्कर में बहुत सारे बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है और बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो बीमार भी पड़ जाते हैं। तो बच्चों को बुरी तरह से अफेक्ट करता है यह मालन्यूट्रिशन। हमारी सरकार ने ढेर सारी अलग अलग स्कीम्स को चला रखा है इस मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, लेकिन फिर भी दिक्कत यहाँ पर यह है कि ये जो स्कीम्स है ना, कभी इनमें फंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, अभी इनके फंडिंग की कमी हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, स्कीम चला रहे हो उसमें फंडिंग प्रॉपरली होगी नहीं, तो वो उस प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम के लिए इस स्कीम को लेकर आया गया है उसका सुझाव कर नहीं पाएगी वो, है ना। या फिर उस स्कीम को लागू करने में परेशानी आती है, उस स्कीम के अंदर आधे लोग कवर हो रहे हैं, आधे लोग कवर नहीं हो पा रहे हैं। तो स्कीम अगर चल भी रही है तो उसमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो राइटर ने यही बोला है कि देखो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इन स्कीम को फिक्स करना होगा। हम लोग को एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच चाहिए होगी, क्योंकि मालन्यूट्रिशन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है, इसको टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। फिर राइटर ने यहाँ पर बताया एग्जैक्टली कि आखिरकार मालन्यूट्रिशन होता क्या है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं मालन्यूट्रिशन की ना, तो मालन्यूट्रिशन बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है कि इस सिचुएशन में जो हमारी बॉडी है उसके अंदर विटामिन, मिनरल, बाकी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी कमी हो जाती है। और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए ग्रो करने के लिए। हमारी बॉडी को अगर ग्रो करना है तो आपको अगर अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो आप ग्रो कर पाओगे नहीं, ना ही आपका ब्रेन डेवलपमेंट होगा, ना ही आपकी बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट होगा। तो एक अच्छा खाना, एक अच्छा न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बहुत सारे लोग आज के टाइम पर अंडर नॉरिश्ड हैं, जिनको प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर्ली विटामिन, मिनरल या न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में नहीं जा पा रहे हैं, तो वो मालन्यूट्रिशन वाली कंडीशन कहलाती है। मालन्यूट्रिशन के अपने आप में अलग अलग डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस में आप देखोगे तो 3 प्रकार के डायमेंशंस आते हैं। पहला आता है कैलोरीफिक डेफिशिएंसी, यानी ये एक ऐसी कंडीशन है जब मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसे हर रोज़ 2000 कैलोरीज चाहिए होंगी, हर रोज़ यहाँ पे 2000 कैलोरी मिलेंगी तब जाकर उसका डेवलपमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि उसको मान लो यहाँ पे 2000 कैलोरी नहीं मिल रही है, उसको 1500 ही कैलोरी वो ले पा रहा है, किसी किसी दिन 1000 कैलोरी ले पा रहा है। तो मतलब जितने खाने की रिक्वायरमेंट है उतना खाना वो नहीं खा पा रहा है या उसको मिल नहीं पा रहा है, ऑब्वियसली अगर हम लोग ये बोले तो ये क्या कहलाता है, वो कहलाता है कैलोरीफिक डेफिशिएंसी। तो ये वाली कैटेगरी भी देखने को मिलती है। फिर दूसरी कैटेगरी है प्रोटीन हंगर की। देखो, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि लोगों के अंदर मतलब फिर भी लोग अपनी डाइट के अंदर कहीं ना कहीं प्रोटीन ले लिया करते थे, बट अभी यहाँ पर जंक फूड का इतना ज़माना चल चुका है या लोगों की डाइट इतनी ख़राब हो चुकी है कि प्रोटीन का कंजम्पशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। प्रोटीन आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और हर रोज़ चाहिए होता है। आपका जितना ही बॉडी वेट है ना उसके हिसाब से आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोगों का प्रोटीन कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है, तो इसकी चक्कर में भी ढेर सारा मालन्यूट्रिशन हम लोग को नज़र आता है। फिर आता है एक माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का मतलब है कि भली बात हो गई चलो प्रोटीन की और इन सब चीज़ों की, अब बात आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैं अगर एक ओवरऑल डेटा के बारे में बात करूं कि हम लोग ना जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी चावल खा लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर जो फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, चलो ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इंसान नहीं ले पाता। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब है मल्टीविटामिन्स। जो मल्टीविटामिन्स होते हैं ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक सब्जी से यहाँ पर मल्टीविटामिन मिल नहीं पाता है, तो इसके लिए वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर लो, ये चीज़ें ऐड कर लो। तो मल्टीविटामिन की बहुत ज़्यादा कमी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन का एक कैटेगरी के अंदर देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया। अब बात ये की जा रही है कि हमारे राइटर बोलते हैं कि सर देखो, माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए ना सरकार के ढेर सारे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन वो इनिशिएटिव सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। इनिशिएटिव जैसे कि आप पहला देखोगे वो है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की अगर हम लोग बात करें तो जो भारत सरकार है उसने यहाँ पर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को लॉन्च किया है, जिसको हम लोग पोषण अभियान के नाम से भी जानते हैं। जिसको लाया गया था ताकि हम लोग माल न्यूट्रिशन को ख़त्म कर सकें साल 2022 तक। फिर आता है एनीमिया मुक्त भारत अभियान। एनीमिया मुक्त भारत अभियान को जब आप लोग देखते हो ना, तो इस मिशन को लॉन्च किया गया था साल 2018 में। यहाँ पर इसका मकसद है किस चीज़ को लेकर कि जो एनीमिया है उसको ख़त्म किया जा सके, एनीमिया से मुक्त किया जा सके भारत को। एनीमिया क्या है? एनीमिया बेसिकली आप देखोगे भारत के अंदर आज के समय पर हर दूसरी वीमेन जो है वो एनीमिया से सफ़र कर रही है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब बॉडी के अंदर आपके आयरन की कमी होती है या जो ब्लड होता है उसकी कमी होती है ना। तो यहाँ पर एनीमिया वाली कंडीशन को ख़त्म करना, एनीमिया मुक्त भारत अभियान यहाँ पर चलाया गया ताकि एनीमिया को यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म कर देना।
उसके बाद एक और इसी प्रकार का इनिशिएटिव है, वो है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम का मकसद है यहाँ पर कि बच्चों के अंदर, खासकर जो स्कूल चिल्ड्रन है, उनके अंदर न्यूट्रिशन का लेवल इंप्रूव करना है ना। न्यूट्रिशन का लेवल इंप्रूव करने का मकसद है मिड डे मील स्कीम के अंदर बच्चों को, जो भी स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चों को यहाँ पर एक अच्छा खाना देने के बारे में चर्चा की जाती है, ताकि बच्चा यहाँ पे पढ़ाई भी करे, उसका प्रॉपर अटेंडेंस भी और अच्छा खाना भी उसको स्कूल में मिले। तो ये भी इनिशिएटिव है। फिर आता है यहाँ पर एक और इनिशिएटिव, वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इस एक्ट के तहत यहाँ पर हम लोग जो मोस्ट वनरेबल लोग हैं उनको यहाँ पर फूड प्रोवाइड करवाते हैं, खाना प्रोवाइड करवाते हैं, मोस्ट अफोर्डेबल वे में उनको अनाज दिया जाता है। फिर एक और स्कीम आ जाती है, वो है ICDS, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। इस स्कीम को 1975 में लॉन्च किया गया था। और जो ये प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम का मकसद है कि एक अच्छा फूड प्रोवाइड करवाना, प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, ये सारी चीज़ यहाँ पे बच्चे को प्रोवाइड करवाना। वो बच्चा जिसकी उम्र यहाँ पर 6 साल से कम हो, और साथ ही साथ में उस बच्चे की मदर को यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। तो ये यहाँ पर इस स्कीम का मकसद है। तो ये ढेर सारी स्कीम्स हैं, सरकार के इनिशिएटिव्स हैं, जो कि यहाँ पर माल न्यूट्रिशन को टैकल करने में हमारी मदद करते हैं। बट अब राइटर ने मेंशन किया कि आखिरकार एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि माल न्यूट्रिशन से संबंधित है भारत के अंदर में। सबसे पहली प्रॉब्लम माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ कि लोगों की बहुत ज़्यादा पुअर डाइट है ना। बहुत ज़्यादा पुअर डाइट होने की वजह से भी आप देखोगे कि एक अच्छा जब खाना वो लेते नहीं है तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी ज़्यादा कमी रह जाती है, जो कि एक पर्टिकुलर बॉडी को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखोगे तो नॉलेज की भी लोगों के पास में बहुत ज़्यादा कमी है। खासकर आप देखोगे जैसे कि मान लो कोई मदर है ना, अब उनके पास में प्रॉपरली इतनी नॉलेज है नहीं न्यूट्रिशन के बारे में, तो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, तो इसके चक्कर में जो ये माल न्यूट्रिशन है वो थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा है। फिर दूसरा यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम चैलेंज है, वो है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। मतलब एक गरीबी बहुत बड़ा कारण बनी हुई है माल न्यूट्रिशन का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब लोगों के पास में पैसा है ही नहीं तो वो कहाँ से यहाँ पर अनाज परचेज कर पाएंगे, कहाँ से एक अच्छा खाना खा पाएंगे। 2 वक्त की रोटी मिल पा रही है वही बहुत ज़्यादा बेहतर है उन सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे ढेर सारे लोग हैं जिनके पास में लो परचेजिंग पावर देखने को मिलती है, मतलब वो प्रॉपरली एक अच्छे फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब जो उनके लिए रिक्वायरमेंट है, एक डिज़ायर्ड फूड है कि हाँ मुझे ये खाना खाना है, लेकिन वो एक क्वालिटी फूड यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग। तो ऑब्वियस ही बात है इससे क्या हुआ, क्वालिटी फूड मिलेगा नहीं, तो इससे यहाँ पर उनके बॉडी के अंदर वही ख़राब खाना जाएगा, जिसके चक्कर में उनका फिजिकल वर्क हार्म होगा, प्रॉपरली वो फिजिकली एक्टिव नहीं हो पाएंगे, और फिजिकल एक्टिव नहीं हो पाएंगे तो काम कम करेंगे, और काम कम करेंगे तो पैसा कम मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली, एक साइकिल चल रही है कि गरीबी के चक्कर में माल न्यूट्रिशन रहा, और माल न्यूट्रिशन के चक्कर में यहाँ पर उनका फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ा नहीं, इसके चक्कर में ज़्यादा काम कर नहीं पाए, और फिर से यहाँ पर वही गरीबी वाली सिचुएशन देखने को मिल गई, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिल रही है। फिर एक और चैलेंज देखने को मिलता है इन्फेक्शन। बहुत सारे इन्फेक्शन भी यहाँ पर बने हुए हैं माल न्यूट्रिशन का कारण, जैसे मलेरिया, मीजल्स। कल ही मैंने आप लोग को मीजल्स के बारे में पढ़ाया, याद होगा। तो मलेरिया, मीजल्स जैसे इन्फेक्शन जो है ना, इनके चक्कर में माल न्यूट्रिशन फैल रहा है। तो आप कहोगे कैसे? देखो होता क्या है कि मान लो यहाँ पर एक बच्चा है, अब उस बच्चे ने थोड़ी बहुत कैलोरीज यहाँ पर, मतलब कि जो बच्चा है ना उसको मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया है ना। अब मान लो यहाँ पर उसको इन्फेक्शन हो गया है, ये मलेरिया हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो इसके चक्कर में उसकी जो भूख है वो और ज़्यादा कम हो गई है। देखो बुखार होता है या कोई भी तबीयत ख़राब होती है तो उसमें यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है भूख और ज़्यादा कम लगती है, तो भूख और कम हो गई। भूख कम हो गई तो वो कैलोरीज थोड़ी कम लेगा, जिसके चक्कर में अगेन यहाँ पर माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम बनती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब बात की जाती है व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहला सोल्यूशन है नेशनल अवेयरनेस। आपको करना क्या होगा, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस को प्रमोट करना होगा। आपको यहाँ पर सभी जगह पर इसके बारे में बताना होगा। यहाँ पर न्यूट्रिशन को लेकर एक जागरूकता फैलानी होगी पूरे पब्लिक के अंदर में, है ना। एक क्वालिटी के बारे में बताना होगा कि आखिरकार यहाँ पर एक मतलब एक कम दाम में एक अच्छी क्वालिटी वाला कैसे फूड लिया जा सकता है, तो एक अवेयरनेस यहाँ पर दी जा सकती है। दूसरा, अर्ली डिटेक्शन ऑफ माल न्यूट्रिशन। देखो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना, एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड अपने पास में रखना होगा। जो भी नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उन सब का रिकॉर्ड रखना होगा, प्रेग्नेंट वीमेंस का रिकॉर्ड रखना होगा, ताकि आप माल न्यूट्रिशन को टैकल कर सको। उनका हेल्थ रिकॉर्ड आपके पास में रहेगा, हेल्थ चार्ट आपके पास में रहेगा। तो यहाँ पर इससे हम लोग माल न्यूट्रिशन को टैकल करते रहेंगे कि हाँ किसके अंदर कुपोषण वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है।
तीसरा करना होगा इंप्रूविंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। देखो जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं या बाकी सारे हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसको आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना होगा। स्पेशली बात करें जो रूरल एरियाज़ हैं, गांव वाले एरियाज़ आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो इनको यहाँ पे आप एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करवा सकते हो, है ना। तो इससे यहाँ पर आप कह सकते हो जो खासकर कॉमन बीमारियाँ होती हैं उनको आराम से यहाँ पर ठीक किया जा सकता है। जो माल न्यूट्रिशन सोसाइटी के अंदर उससे यहाँ पे लड़ा जा सकता है ना। तो ये आप लोग कह सकते हो, है ना। तो ये हो गया इंप्रूविंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। फिर उसके बाद में आ जाता है कॉम्प्रहेंसिव न्यूट्रिशन प्रोफाइल। देखो न्यूट्रिशन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि खाना जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए न्यूट्रिशन हो जाता है। तो वो बोला गया है कि आपको एक न्यूट्रिशन यहाँ पर चाहिए होगा, और न्यूट्रिशन जो है उसके लिए आपको यहाँ पर एक डिटेल पॉलिसीज़ को डेवलप करना होगा। डिटेल आप पॉलिसीज़ को लेकर आओ, है ना, अलग अलग नीतियाँ डेवलप करो और उसके माध्यम से यहाँ पर इस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को आप एड्रेस कर सकते हो। फिर यहाँ पर एक और सजेशन दिया गया है, वो है इसमें हम कर क्या सकते हैं, इसमें आप जितनी भी स्कीम्स हैं उन सबको साथ में लेकर आ जाओ। जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, उसके बाद में पोषण अभियान हो गया, इन सभी स्कीम्स को आपको साथ में लेकर आना होगा। ये सब साथ में मिलकर यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेंज कर सकते हैं पूरी तरह से। तो ये हो गया। फिर एक ज़रूरत आ जाती है, फिर एक और बात यहाँ बताई गई, वो है एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन कॉरिडोर। इंडिया का जो न्यूट्रिशन हब आपको देखने को मिलता है, खासकर जो गाँव है ना, गाँव आज के टाइम पर मोस्ट अंडर नॉरिश है, यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो हमें करना क्या होगा कि गांव के लिए थोड़े से काम करना होगा, गांव के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा, गांव के अंदर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाना होगा, क्योंकि यहाँ से फिर अगर हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो हालात थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पर सही होते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें हैं जो कि राइटर मेंशन करते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो साल 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी के थ्रू, ये प्रीवियस ईयर का प्रीलिम्स का सवाल है जो कि आपसे स्टार्टिंग में पूछा भी गया था। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जब रिपोर्ट तैयार करते हैं तो कौन कौन से इंडिकेटर्स को यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली तीनों के तीनों इंडिकेटर्स को देखा जाता है, यानी कि अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन तीनों ही चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है, इन तीनों ही चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज़ वाई आंसर नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल इसका सही हो जाता है। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। नाउ अगला एडिटोरियल बात करता है हाउ इज़ इंडिया प्लानिंग टू एंड चाइल्ड मैरिज। भारत कैसे यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने के लिए, जो बाल विवाह है उसको रोकने के लिए। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को यहाँ पर लिखा है सुदीपा दत्ता ने। तो क्या ये मेंशन करती हैं, और एक एक करके सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस आर्टिकल के वो सब मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, क्योंकि एडिटोरियल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर रखना आपका बनता है ना, ये काम करना बहुत ज़रूरी है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर लेकर चलता हूँ डायरेक्टली। ना उस आर्टिकल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिखने स्टार्ट हो रहे होंगे। यहाँ पर बस खाली आप लोग ध्यान से सुनते हुए चलना। हाउ इज़ इंडिया प्लानिंग टू एंड चाइल्ड मैरिज। भारत क्या क्या प्लानिंग कर रहा है, किस प्रकार से प्लानिंग कर रहा है बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे आप देखोगे ना कि रिसेंटली कोविड-19 के समय पर जो बाल विवाह है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आया था, है ना। ये बात यहाँ पे आर्टिकल में बताई जा रही है। तो आर्टिकल के अंदर बेसिकली चाइल्ड मैरिज के बारे में बताया गया है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करी गई हैं। पहले हम लोग चाइल्ड मैरिज को लेकर एक फैक्चुअल डेटा देखते हैं, ऐसा डेटा जो कि आपको बहुत रेलिवेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हेल्प कर सकता है, चाहे वो आपका एथिक्स का पेपर हो, चाहे वो आपका एसए का पेपर हो, चाहे वो आपका जीएस पेपर नंबर 2 का पेपर हो, या वो 3 का भी पेपर होगा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से तो भी चलेगा। तो मतलब हर एक आर्टिकल के अंदर ये हेल्प आपको, हर एक पेपर के अंदर ये आपको हेल्प करने वाला है। अगर हम लोग बात करें चाइल्ड मैरिज की कंडीशन, तो भारत के अंदर जो चाइल्ड मैरिज है ना वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा तो कम हुआ है। कितना कम हुआ है, देखो साल 2005-06 में आप देखोगे तो वो चाइल्ड मैरिज 47.4% हुआ करता था, जबकि 2015-16 में ये चाइल्ड मैरिज कम होकर 26.8% हो गया है, यानी कि पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा तो कम हुआ है। पिछले 5 सालों के अगर हम डेटा देखें तो पिछले 5 सालों में भी चाइल्ड मैरिज कम हुआ है, 3.5% से कम होता हुआ नजर आया, ऐसा यहाँ पर बताया गया है ना। तो चाइल्ड मैरिज थोड़ा सा मतलब नो डाउट कम हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि ये देखो 2005-06 और 2015-16 का कंपैरिजन करोगे तो एक बहुत बड़ी तेज़ी से यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है, एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिला है। अब की बार चाइल्ड मैरिज थोड़ा सा कम हो गया है ना, ये नंबर थोड़ा ज़्यादा कम होता हुआ नजर आया है। बट अभी पिछले 5 सालों के अगर हम लोग बात करें तो पिछले 5 सालों में 2-3 पॉइंट से चाइल्ड मैरिज कम हुआ है। अब 2-3 पॉइंट से कम होना कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, मतलब चाइल्ड मैरिज अभी भी यहाँ पर पिछले 5-6 सालों में बरकरार देखने को मिलेगा, वो बात यहाँ पर राइटर मेंशन करती हैं। और अभी भी यहाँ पर 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर चाइल्ड मैरिज सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे आता है वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा। इन्होंने यहाँ पर इस लिस्ट को टॉप किया है।
यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं जिनकी उम्र 20 से 24 साल है ना, जो कि जिनकी शादी हो चुकी है, ऑब्वियस सी बात है, तो लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो जितनी भी इन राज्यों के अंदर जितनी भी 20 से 24 साल की महिला आपको देखने को मिलती हैं, वो उन सब की शादी कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में हुई थी, यानी कि उनका बाल विवाह हुआ था। तो 40% महिलाएं ऐसी आपको देखने को मिल रही हैं इन स्टेट्स के अंदर। कुछ राज्य ऐसे भी देखने को मिले पिछले कुछ समय पर जहाँ पर चाइल्ड मैरिज थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया। कौन कौन से राज्य थे? वो मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश में चाइल्ड मैरिज डिक्लाइन हुआ है। 2015-16 में ये चाइल्ड मैरिज मध्य प्रदेश में 32.4% के आसपास थी, बट ये 2020-21 में कम होकर 23.1% के आसपास पहुंच गई है। बाकी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आप देखोगे जो चाइल्ड मैरिज है ये लगभग पहले 35.4% हुआ करती थी, अब कम होकर वो 25.4% तक हो गई है। ऐसे यहाँ पर हरियाणा में देखने को मिलेगा। तो ये डेटा यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से कौन कौन से राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जहाँ पर चाइल्ड मैरिज थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है। बाकी अगर हम लोग ग्लोबल सिनेरियो देखते हैं कि दुनिया भर के अंदर अगर क्या डेटा है, तो हमारे पास में यूनिसेफ की साइट से एक डेटा निकल कर आता है। उस डेटा में बताया गया कि जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, यानी कि हर साल जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी चाइल्ड मैरिज होती है या बाल विवाह होता है, वो कितनी है? वो लगभग 12 मिलियन के आसपास है। तो 12 मिलियन के आसपास हर साल यहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती है। बाकी आपको पता होगा कि हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपने डिसाइड कर रखे हैं। 2030 तक हमें 17 गोल अचीव करने हैं। उसमें जो गोल नंबर 5 है ना, वो चाइल्ड मैरिज को रोकने का काम भी करता है, लेकिन चाइल्ड मैरिज अभी भी बरकरार बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं हम अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो। अब बात करेंगे चाइल्ड मैरिज के अंदर क्या क्या लीगल इंटरवेंशंस हैं, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। देखो हमारे पास में ढेर सारे कानून देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक आता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 और एक आता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी कि पोक्सो एक्ट। तो हमारे पास में दो एक्ट हैं जिनका मकसद है बच्चे को बचाना, उसके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन देना। अब यहाँ पे देखो जो ये एक्ट है ना, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, तो इस वाले एक्ट के अंदर पिछले साल एक बदलाव किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था। बदलाव के अंदर मांग ये की गई थी कि जो महिला का जो एक तरीके से एज है, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले जो 18 साल थे ना, 18 साल से कम अगर उम्र में शादी हो रही है तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाता था। 18 साल में हो रही है, 18 साल से ऊपर में शादी हो रही है तो वो लीगल होती थी, है ना। तो इस एक्ट के अंदर पिछले साल बदलाव करके मांग ये की गई है कि महिला की जो मतलब एज है ना, मिनिमम एज मैरिज की, शादी की, उसको बढ़ा दिया जाए। 18 साल से इसको 21 साल कर दिया जाए, यानी कि 21 साल से नीचे अगर आप शादी करोगे किसी लड़की की तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगा, यानी बाल विवाह कहलाएगा। पहले वो 18 साल हुआ करता था, बट इसको बढ़ाकर 21 साल करने की मांग की गई है। 21 साल करने की मांग करने के पीछे के ढेर सारे रीजंस हैं। वो रीजंस क्या हैं हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे बोला गया कि बच्ची की यहाँ पर कम उम्र होना, यानी कि 18 साल में शादी कर देना या 18 साल से कम उम्र में शादी कर देना, ये कहीं ना कहीं जो फीमेल्स होती हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। ये खासकर बच्चियों के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। कैसे? सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पर उनका जो एजुकेशन का एक्सेस है, वो समय था उनका पढ़ाई करने का। 18 साल के बाद भी ढेर सारी पढ़ाई करनी होती है, बाकी पढ़ाई करनी होती है, तो वो एजुकेशन का जो एक्सेस है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है ना। काफ़ी सारी यहाँ पर महिलाओं का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनका ड्रीम होता है एम्प्लॉयमेंट करना, काम करना, है ना, आगे जॉब करना, बट वो चीज़ें यहाँ पर सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं इस चाइल्ड मैरिज की वजह से। तो पहली प्रॉब्लम तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, है ना। तो जैसे जैसे यहाँ पर चाइल्ड मैरिज बढ़ी है, चाइल्ड मैरिज की वजह से यहाँ पर महिलाओं के पास में एजुकेशन कम हुआ है, ऐसा यहाँ पर हमारी एक रिपोर्ट बताती है। दूसरा यहाँ पर जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो यह है कि देखो अगर यहाँ पे अगर बच्चियों की जल्दी शादी हो जाती है ना, तो इससे जो खासकर जो फीमेल है, जो विमेन है, और अगर विमेन एक बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे के ऊपर भी असर पड़ेगा और साथ ही साथ में उस महिला के ऊपर भी असर पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर असर क्या पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। मान लो यहाँ पर अर्ली एज के अंदर शादी हो गई, 18 साल से कम उम्र के अंदर, और अर्ली एज में प्रेगनेंसी हो गई, और अर्ली एज में प्रेगनेंसी होने की वजह से यहाँ पर जो भी यहाँ पर बच्चा जन्म लेता है ना, उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, उसकी हेल्थ और मेंटल वेलबींग ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन का शिकार बन जाएगा। और माल न्यूट्रिशन का केस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया, पहले वाले एडिटोरियल के अंदर में। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये महिला की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और खासकर बच्चे की हेल्थ के लिए भी ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर नज़र आती हैं। अब आप देखोगे चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए हमारे पास में अलग अलग ढेर सारी स्कीम्स हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया था साल 2015 में। इसका मकसद यहाँ पर यह है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसका कल्याण करना, वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड को लेकर ये काम करता है ना। इसका काम यहाँ पर यह है कि जो बच्चियाँ हैं उनकी स्टडीज़ को लेकर यहाँ पर पैसा लगाना, इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं उन पेरेंट्स को यहाँ पर एंकरेज करने का काम किया जाता है। इस स्कीम के तहत उन पेरेंट्स को बोला जाए कि आप अपनी बच्चियों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करो,
है ना। आप शादी के अंदर पैसा खर्च मत करो, उनकी पढ़ाई के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करो, वो ज़्यादा आपको यहाँ पर रिटर्न देगा। तो वो बात यहाँ पर इस प्रकार से पेरेंट्स को एनकरेज किया जाता है। फिर दूसरा यहाँ पर योजना देखने को मिलती है वो है बालिका समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना एक और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। ये भी यहाँ पर अगेन जो गर्ल्स है ना उनको सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करवाने की यहाँ पर ये स्कीम बात करती है। ये जो स्कीम है ना ये इंश्योर करती है एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, यानी कि बच्चियों का जो स्कूल के अंदर एडमिशन है वो बढ़ता रहे, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर यहाँ पर एजुकेशन बढ़ता रहे, है ना, उनका यहाँ पर एनरोलमेंट बढ़ता रहे, एडमिशन बढ़ता रहे, उसको लेकर यहाँ पर ये स्कीम काम करती है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सभी को इस स्कीम के बारे में पता है ना। जो गर्ल का चाइल्ड वेलफेयर स्कीम है ये भी मतलब उसी वाली इस कैटेगरी के अंदर आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत पॉपुलर स्कीम है। इस स्कीम का मकसद यहाँ पर यह है कि देखो गर्ल चाइल्ड जो है ना उसको मार दिया जाता है, बट यहाँ पर उस गर्ल चाइल्ड को सेव करने के बारे में चर्चा की जाती है, उसको पढ़ाने के बारे में चर्चा की जाती है। तो ये यहाँ पर स्कीम गर्ल की जो गर्ल चाइल्ड है ना उसकी सेफ्टी को लेकर बात करता है, उसके एजुकेशन को लेकर बात करता है। तो ये सारा डेटा था यहाँ पर चाइल्ड मैरिज को लेकर। आई होप आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है। आज के द हिंदू के अंदर पूरा एक डिटेल्ड पेज यहाँ पर था चाइल्ड मैरिज को लेकर। कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ से और कुछ अच्छे पॉइंट्स वहाँ से आपको मिल गए हैं और सारा डिटेलिंग्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। PDF से आप लोग डाउनलोड कर लेना। आते हैं अगले एडिटोरियल पर। तो आपका थंबनेल वाला आर्टिकल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर ये इनका नाम है रेंताल चंद्रशेखर। अब इन्होंने यहाँ पर बेसिकली लिखा है किस चीज़ को लेकर, ये लिखा है ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल को लेकर। देखो ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल के बारे में मैंने आपको पहले काफ़ी बार पढ़ा रखा है ना। OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में अभी रिसेंटली एक एडिटोरियल आया था, वो भी मैंने डिस्कस किया था। तो क्या बोलते हैं ये इस पूरे एडिटोरियल के अंदर, आओ एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि अभी यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन बिल लेकर आया जा रहा है। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब समझ रहे हो ना, जो हमारी एयरटेल कंपनी हो गई, वोडाफोन, आइडिया, ये जो कंपनीज़ होती हैं ना ये टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, है ना। तो टेलीकॉम कंपनीज़ ये सारी की सारी ये चल रही हैं, आपको सिम प्रोवाइड करवा रही हैं, आप इंटरनेट चला पा रहे हो, वो सब कुछ यहाँ पर इन टेलीकॉम कंपनीज़ के माध्यम से ही चला पा रहे हो। तो जो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है इन्होंने क्या किया, रिसेंटली ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन 2022 वाले बिल को रिलीज़ किया। मतलब एक नया बिल यहाँ पर आ रहा है और उस बिल के अंदर ये बोला गया है कि जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ होती हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, जियो हो गया, ये हमारी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं। इसी वाली कैटेगरी में OTT प्लेटफॉर्म्स को भी ऐड करने के बारे में चर्चा की जा रही है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को भी इसी वाले केस में रखा जाएगा, वो भी टेलीकॉम कंपनी ही कहलाएंगी। अब ये OTT क्या है, ये है ओवर द टॉप सर्विस। ओवर द टॉप का मतलब पता है ना, OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यहाँ पर अमेज़न प्राइम हो गया, है ना, अमेज़न प्राइम हो गया, उसके बाद में नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, ये सारे के सारे क्या है OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। बोला ये जा रहा है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को भी हम टेलीकॉम सर्विस में रखेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया कि जो हमारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप हो गया, उसके बाद में यहाँ पर टेलीग्राम हो गया, यानी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इन टेलीकॉम सर्विस बिल के अंदर लाना पड़ेगा। यानी कि ये व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना ये भी कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट करवा देते हैं, आप इन पे भी बातचीत करते हो, आराम से वीडियो कॉल वगैरह करते हो, तो इनको भी इसी वाली कैटेगरी में रखना चाहिए, टेलीकॉम कंपनीज़ वाली कैटेगरी में रखना चाहिए, है ना। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली इनका है क्या कहना है। तो होता यहाँ पर यह है कि देखो आज से पहले हमारे पास क्या कोई बिल नहीं था, पहले हमारे पास में ढेर सारे बिल हुआ करते थे। उन सब बिल को मिलाकर एक नया बिल लेकर आया गया। उस बिल का नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन 2022 वाला बिल है ये। इस बिल के अंदर ढेर सारी बातें बताई गई हैं। इस बिल के अंदर बोला गया कि भैया OTT रेगुलेशन किया जाएगा। इसी OTT रेगुलेशन को लेकर यहाँ पर राइटर ने सारी की सारी बातें मेंशन करी है। यही बेसिकली एक मेजर पॉइंट है। क्या कहना है मैं आपको समझाता हूँ। इनका कहना यहाँ पर यह है कि देखो सरकार ने ये बोला कि जो इंटरनेट बेस्ड OTT कम्युनिकेशन है, इंटरनेट बेस्ड यानी कि जैसे OTT कम्युनिकेशन के अंदर व्हाट्सएप कॉल को भी रखा गया है, फेस टाइम, गूगल मीट, इन सब को रखा गया है। ये भी यहाँ पर एक OTT कम्युनिकेशन का काम करता है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप से आप वीडियो कॉल कर सकते हो। आज के समय पर ज़्यादातर वीडियो कॉल व्हाट्सएप से ही होती हैं, व्हाट्सएप से ही करी जाती हैं। बड़ी बड़ी कॉल्स कर सकते हो व्हाट्सएप से, है ना। उसके बाद में यहाँ पर इसी प्रकार से फेस टाइम पर या गूगल मीट पर कॉल कर सकते हो। लेकिन आप ये देखो कि ये जो कॉलिंग आप कर पा रहे हो वो कैसे कर पा रहे हो, जब आपके फ़ोन में इंटरनेट है ना। आपके फ़ोन में इंटरनेट है तभी तो आप कॉलिंग कर पा रहे हो। और वो इंटरनेट कहाँ से आया है,
वो इंटरनेट आया है हमारे टेलीकॉम कंपनीज़ के माध्यम से। आपने एयरटेल की सिम ले रखी है या वोडाफोन की सिम ले रखी है या जियो का सिम ले रखा है, कोई सा भी सिम ले रखा है, उस सिम को आप यूज़ कर रहे हो, उसका नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हो, और उसका नेटवर्क इस्तेमाल करने के बाद में इंटरनेट आपके फ़ोन में इस्तेमाल हो रहा है, और इंटरनेट की मदद से यहाँ पर जो व्हाट्सएप है वो चल रहा है, और व्हाट्सएप को कुछ करना नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर व्हाट्सएप आप चलाकर वहाँ से वीडियो कॉल कर पा रहे हो लंबे लंबे समय तक। तो बात यहाँ पर यह आती है कि सर जो ये एयरटेल, वोडाफोन और ये जियो, ये जितनी भी कंपनीज देखने को मिलती हैं ना, ये बेसिकली पेमेंट करती हैं, है ना। इनको लाइसेंस मिलता है, और ये लाइसेंस लेने के बाद में जब लाइसेंस मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका पेमेंट सरकार के पास में जाएगा। तो सरकार को पेमेंट करती हैं, और पेमेंट लेने के बाद में ये कंपनियां क्या करती हैं, आपको सर्विस देती हैं। आपके घर तक यहाँ पे जो ये सिम पहुँच रहा है उसमें सर्विस मिल रही है। वो कब कैसे मिल पा रहा है, जब इन्होंने एक लाइसेंस लिया हो, लाइसेंस लेने के बाद में सरकार को एक पेमेंट किया। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इनसे तो पेमेंट लिया जा रहा है, लेकिन इसकी चीज़ के मज़े व्हाट्सअप ले रहा है, फेस टाइम ले रहा है, गूगल मीट ले रहा है, क्योंकि इनको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ये सब कुछ इंटरनेट पे तो चल रहा है। तो वही बात बोली गई कि जो ये नया वाला बिल है ना, ये नया वाला बिल क्या कर रहा है, इन व्हाट्सअप, फेस टाइम, गूगल मीट को इसी वाली कैटेगरी में इंक्लूड कर रहा है। मतलब अब इनको भी एक लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप चल रहा होगा तो व्हाट्सएप ने पहले लाइसेंस लिया होगा, व्हाट्सएप पहले लाइसेंस लेगा सरकार से, लाइसेंस लेगा तो उसका एक फ़ी पेमेंट भी देगा। तो आने वाले समय पर पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि व्हाट्सएप आपसे अगर कॉलिंग कर रहे हो व्हाट्सएप से, तो आपसे वो सब्सक्रिप्शन मांगे या चार्ज ले। आने वाले समय पर हो सकता है व्हाट्सएप यहाँ पे थोड़ा बहुत पेमेंट ले कि भाई इतना पेमेंट करो, क्योंकि व्हाट्सएप खुद लाइसेंस परचेज करेगा, उसका पेमेंट देगा। तो आने वाले समय पर हो सकता है कि आपसे वो पेमेंट ले, और उस पेमेंट के माध्यम से आप यहाँ पर वीडियो कॉल कर पाओगे। वही बात बोली गई। तो ये कदम उठाया गया था इस बिल के अंदर कि इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसी वाली कैटेगरी के अंदर ऐड किया जाए। अब इनको भी लाइसेंस लेना होगा, ये भी आपको सर्विस देंगी, तो इसके लिए वो पेमेंट चार्ज कर सकती हैं। बट अब क्या है, देखो अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि देखो मैंने एयरटेल वाला पूरा केस आपको बता दिया, लाइसेंस लेते हैं, आपको यहाँ पर सर्विस देते हैं, आपके फ़ोन में सर्विस मिल रही है, लेकिन ऐसे यहाँ पर व्हाट्सएप को इस कैटेगरी के अंदर लाने के बारे में चर्चा की गई। राइटर बोलते हैं ये कदम सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? राइटर बोलते हैं कि कितने OTT प्लेटफॉर्म्स को आप कवर करोगे? आपने तो व्हाट्सअप कॉल, फेस टाइम, गूगल मीट के बारे में बता दिया, कुछ ऐसी ऐप्स के बारे में बता दिया, भैया एक से बढ़कर एक ऐप है। ये तो आपने चलो OTT ऐप के अंदर डाल दिया। अब मान लो फ्लिपकार्ट या ओला ऐप की बात करें, मेक माई ट्रिप की बात करें, ऐसे ऐसे ऐप हैं, ये क्या ये OTT प्लेटफॉर्म के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। फ्लिपकार्ट ऐप है, फ्लिपकार्ट ऐप पर बात कर लेंगे लोग, है ना। वहाँ पे भी तो मतलब मैसेजिंग वाला ऑप्शन तो वहाँ पर भी है ना, मैसेजिंग वाला एलिमेंट वहाँ पर भी है। ओला वाले ऐप में मैसेजिंग का एलिमेंट है, मेक माई ट्रिप के अंदर मैसेजिंग का ऐप वो आपको एलिमेंट देखने को मिलेगा, तो वहाँ से भी तो आप मैसेजिंग कर सकते हो ना। तो आप कितने OTT प्लेटफॉर्म्स को इसके अंदर कवर करोगे? इससे कम्युनिकेशन सर्विस बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ऐसा यहाँ पर ये राइटर मेंशन करते हैं कि ये करना बिल्कुल भी ज़्यादा सही है नहीं, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलते हैं। जैसा चल रहा था वैसा यहाँ पर चलता रहता तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन लोगों का रुक जाएगा। एक कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से हो पा रहा है अभी के समय पर, तो इससे नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, इंडिया के स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं, काम करना आसान है। लेकिन जब देखो एक छोटी सी पेमेंट भी कोई मांगता है ना, वो पेमेंट नहीं दी जाती है, मतलब बहुत से लोग यहाँ पर नहीं देना चाहते, नहीं दे सकते। ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जा सकता। तो ये प्रॉब्लम्स आने वाले समय पर हो सकता है कि अगर इसको इंक्लूड कर देंगे तो ये व्हाट्सएप भी सब्सक्रिप्शन मांगने लगे, तो कौन कौन यहाँ पर इसका रिचार्ज करवाएगा? पहले आप अपने सिम का रिचार्ज करवाओ, फिर व्हाट्सएप का रिचार्ज करवाओ, हर चीज़ का यहाँ पर रिचार्ज करवाओ। तो ये कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है ना वो इम्पैक्ट पड़ेगा, और लोगों के बीच में जो आइडियाज़ हैं, इनोवेशंस हैं, वो यहाँ पर इम्पैक्ट होते हुए नजर आएंगे, है ना। जो यहाँ पर स्टार्टअप आज के समय पर इतने सारे ग्रो हो रहे हैं, इतने सारे नए नए बिजनेसेस यहाँ पर आ रहे हैं, उनको काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसा ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये टेलीकम्युनिकेशन बिल क्या है और इसको लेकर क्या क्या पूरा का पूरा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिल रहा है। बाकी मेंस का क्वेश्चन मैंने आपसे बोला ही है कि इसका आंसर लिखना है, कहाँ पे लिखना है मैंने आपको बता दिया। अब फटाफट वीडियो को समाप्त करेंगे। समाप्त करने से पहले हम लोग अपने प्रीलिम्स के एक सवाल को लेंगे। प्रीलिम्स का सवाल क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंडिकेटर्स यूज्ड बाय इफ्प्री। कौन कौन से इंडिकेटर्स जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं? तो वो तीनों के तीनों इंडिकेटर्स, यानी कि अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड स्टैंडिंग, चाइल्ड मोटिलिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तीनों के तीनों यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।